तो हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ गए, जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। व्हाई इट इज कॉल्ड कोएक्सियल? कोएक्सियल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि दोनों की एक्सिस क्या है? सेम है। क्योंकि यहाँ पर हम दोनों की एक्सिस क्या ले रहे हैं? सेम। देख सकते हैं आप, ये मेरे पास एक सोलेनॉइड बनेगी, ठीक, और इसी के ऊपर मैंने एक और कॉइल को प्लेस कर दिया, इसलिए दोनों की एक्सिस क्या मिलेगी? हमको सेम मिलेगी, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है कोएक्सियल। और लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड दिया हमने यहाँ पर। तो पहले वाला जो सोलेनॉइड है हमारे पास, ये वाला, इस सोलेनॉइड को क्या बोल रहे हैं? S1 सोलेनॉइड 1, एंड दिस इज, इसके ऊपर जो हमने सोलेनॉइड को लपेटा हुआ है इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड S2। सोलेनॉइड 1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1, एंड सोलेनॉइड 2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I2, ठीक। और दोनों जो हम बात करें सोलेनॉइड की लेंथ है, हमारे पास कितनी है? L। व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गर सोलेनॉइड। अब देखो, जब इसके ऊपर लपेटोगे तो जो बाहर वाला सोलेनॉइड है, जिसको हम आउटर सोलेनॉइड कह सकते हैं, उसकी लेंथ थोड़ी सी क्या मिलेगी आपको? अंदर वाले सोलेनॉइड जिसके ऊपर लपेटा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में जो बाहर वाला सोलेनॉइड है उसकी लेंथ थोड़ी सी क्या होगी? बड़ी होगी, तभी तो उसके ऊपर लपेटेंगे आप, ठीक। तो व्हाट इज L? L is the length of the longer solenoid. What is capital N1? Total number of turns in solenoid S1. What is N2? Total number of turns in solenoid S2. L again, it is the length of the longer solenoid. What is A? Pi R1 square. area क्या हुआ कॉइल का? pi r square. तो pi R1 हमने मान लिया S1 के लिए और R2 मानेंगे S2 के लिए। जो रेडियस है R1 किसके लिए मान लिया? सोलेनॉइड 1 के लिए। R2 किसके लिए मानेंगे? सोलेनॉइड S2 के लिए। तो एरिया आ गया आपके पास पाई R1 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलेनॉइड। इसका अंदर वाले सोलेनॉइड का S1, ठीक। अंदर वाले सोलेनॉइड के ऊपर ही हमने क्या हुआ है? एक दूसरा सोलेनॉइड को लपेटा हुआ है। तो एज इफेक्ट भी नहीं है। व्हाट इज मीन बाय एज इफेक्ट? एज इफेक्ट की बात करूं तो ये जो साइड में जो आपने दूसरा सोलेनॉइड लपेटा हुआ है उसकी लेंथ थोड़ी सी क्या मिलेगी आपको? थोड़ी सी लेंथ क्या मिलेगी? बड़ी मिलेगी। बट यहाँ पे इसको हम इग्नोर करके चल रहे थे। यहाँ पे ये लिखा हुआ मैंने, एज इफेक्ट बी नेग्लेक्टेड, कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी यूनिफॉर्म थ्रू द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द सोलेनॉइड। जो भी इस सोलेनॉइड की लेंथ और विड्थ है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो यूनिफॉर्म पास हो रही है, ठीक। तो हमने साइड की जो थोड़ी सी लेंथ बढ़ रही थी उसको हमने एज इफेक्ट को निग्लेक्ट कर रखा है यहाँ पर। जब आपने एज इफेक्ट को निग्लेक्ट कर रखा है तो दोनों का रेडियस क्या होगा? अंदर वाले का बाहर वाले का सेम होगा। एरिया क्या होगा दोनों का? अंदर वाले का बाहर वाले का सेम होगा, क्योंकि आपने एज इफेक्ट को निग्लेक्ट किया हुआ है। बात समझ में आ रही? एज इफेक्ट मतलब साइड से थोड़ी सी लेंथ बढ़ी हुई मिलेगी आपको, उसको आपने उसका इफेक्ट हटा दिया है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में सबसे पहले क्या करना है? अच्छा, अपोज कब करेगा? एक कॉइल दूसरे कॉइल में जो आप करंट फ्लो कर रहे हैं उसको अपोज करेगा कब? जब करंट की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए टाइम के रेस्पेक्ट में। करंट की स्ट्रेंथ या तो बढ़ रही हो या फिर कम हो रही हो, तभी क्या बनेगा? फ्लक्स लिंक करेगा। फ्लक्स लिंक करने से काम चलेगा। फ्लक्स जो लिंक कर रहा है वो चेंज होना चाहिए, तभी क्या बनेगा? इंड्यूस ईएमएफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखनी है आपको। जो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेजिन अ टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू S2। क्या बोला मैंने? आप एक टाइम के साथ में I2 करंट को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। और I2 करंट किसमें लिंक कर रहा है? किसमें फ्लो हो रहा है? सोलेनॉइड S2 में, आउटर सोलेनॉइड जिसको हम बोल सकते हैं। तो इमेजिन अ टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू सोलेनॉइड S2। वो क्या करेगा? अगर आप I2 में या सोलेनॉइड सेकंड में अगर आप करंट को चेंज कर रहे हैं तो उससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसमें लिंक करेंगी? बताओ। वापस सुनो क्या बोला मैंने? अगर आप जो सोलेनॉइड 2 है उसमें करंट चेंज करा रहे हैं तो उससे प्रोड्यूस होने वाली फील्ड लाइंस किससे लिंक करेंगी? सोलेनॉइड 1 से। तो फ्लक्स किसमें जाएगा? सोलेनॉइड 1 में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ विच सेट अप अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स pi1 थ्रू S1। तो S1 का कितना फ्लक्स पहुंचा होगा? S2 की वजह से जो आपने करंट चेंज कराया तो S1 में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ या कितना फ्लक्स बना, तो उस फ्लक्स को हम निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से?
M12 I2 से, इससे निकाल सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था फ्लक्स का Mi, अभी हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था M2I। अब यहाँ पे यूज किया है मैंने M12, क्योंकि यहाँ पर दो कॉइल है, दो कॉइल होने की वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस को जो हम रीड करेंगे वो कैसे रीड करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड S1 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड S2। S2 की वजह से S1 का कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है, क्योंकि आपने करंट पहले किसमें चेंज कराया है, S2 में चेंज कराया है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड S1 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड S2, तो व्हाट इज M12 लिखा हुआ है। अब एक और बताओ मेरे को, अगर आपने करंट चेंज कराया ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलेनॉइड की, हमें पता है। एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो कितनी, म्यू नॉट Ni। अभी सेकंड वाली करंट की बात कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रही है, I2 की वजह से बन रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो हम नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे किसका लेंगे, सोलेनॉइड 2 का, करंट किसका लेंगे, सोलेनॉइड 2 का। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू नॉट N2 I2। अब बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला Ba, और अगर एक टर्न का पता है जैसे जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हो उस नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड S1 तो कितना फ्लक्स लिंक करेगा, पहले वाले सोलेनॉइड में सेकंड वाले की वजह से पहले वाले में कितना फ्लक्स लिंक करेगा। तो फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही थी, I2 की वजह से, इसकी मैग्नेटिक फील्ड किसकी लेंगे हम, V2 क्यों लेगा, क्योंकि I2 की वजह से V2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। बट ये फ्लक्स लिंक किसमें कर रहा है, सोलेनॉइड 1 में, तो किसका एरिया लेंगे, S1 का एरिया लेंगे। कितने नंबर ऑफ टर्न्स में लिंक कर रहा है, वो भी एरिया किसका लेंगे, सोलेनॉइड 1 का लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है N1 A1। ये समझने वाली बात है, यहाँ पे A1 N1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि S1 में फ्लक्स लिंक कर रहा है वो किसकी वजह से, S2 की वजह से, और फ्लक्स इसमें S1 में लिंक कर रहा है, इसलिए बोला मैंने इसको phi1। और बेसिकली जो फ्लक्स आ रहा है, जो फील्ड लाइंस आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, S2 की वजह से, इसलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड ली है B2। इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैंने लिखा phi1 इक्वल्स टू V2 A1 N1। V2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, V नॉट N2 I2। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास फॉर्मूला होता है निकालने का, N1 का फॉर्मूला N1 into L। स्मॉल n याद है कि नहीं याद है, स्मॉल n क्या होता है, कैपिटल N बाई L। तो कैपिटल N1 की वैल्यू क्या जाएगी, N1 into L। तो phi1 का फॉर्मूला क्या जाएगा मेरे पास, V नॉट N2 I2। V2 की वैल्यू क्या है, V नॉट N2 I2। एरिया क्या होगा, pi r स्क्वायर। और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, N1 into L। इस सबको एक साथ कैसे लिखेंगे, V नॉट N1 N2 pi r1 स्क्वायर L I2। इससे लिख लिया। अब देखो ये भी फॉर्मूला फ्लक्स का था और ये भी फॉर्मूला फ्लक्स का है, दोनों को इक्वेट कराया मैंने। तो M12 I2 किसके इक्वल, इसके I2 से I2 कट गया, क्या बचा, M12 V नॉट N1 N2 pi r1 स्क्वायर है। तो मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मालूम पड़ गया, 2 के रेस्पेक्ट में 1 में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इससे आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अभी आपने S2 सोलेनॉइड में I2 चेंज कराया था, अगर मैं S1 सोलेनॉइड में I1 टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कराता हूं तो क्या होगा, सारी चीज क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सारी चीज रिवर्स। जहां phi1 था वहां पे आ जाएगा phi2, जहां M12 था वहां आ जाएगा M21, और जहां I2 था वहां पे आ जाएगा I1, क्योंकि अब करंट किसमें चेंज करा रहे हैं आप, सोलेनॉइड 1 में चेंज कर रहे हैं। सोलेनॉइड 1 में अगर करंट चेंज होगा तो फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा उससे, M21 I1। M21 I1, व्हाट इज M21, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 2 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 1। यहां पे क्या था, सोलेनॉइड 1 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 2। अब phi2 की वैल्यू क्या होगी, V1 A1 N2। अब phi2 में जो फ्लक्स लिंक करेगा S1 की वजह से S2 में लिंक कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड S1 की लेंगे हम। तो V1 एरिया किसका लेंगे, पहले वाले का। देखो एरिया आप दूसरे का भी लिख सकते थे, यहाँ पे A1 भी लिखा है, यहाँ भी मैंने A1 लिखा है। आप चाहते तो यहाँ पर A2 भी लिख सकते थे, बट मैंने बोला एज अफेक्ट को निगलेक्ट कर चुके हैं आप, इसलिए चाहे A1 लिखें चाहे A2 लिखें। एज अफेक्ट मतलब दोनों की लेंथ अब क्या है आपकी ऑलमोस्ट सेम है, तो उनका जो एरिया मिलेगा आपको लूप का वो भी कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। तो एरिया आपने मान लिया
A1 नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लिए N2, तो B1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, अगेन B1 की वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट N1 I1, यहाँ पे क्या थी B2 की वैल्यू म्यू नॉट N2 I2, यहाँ पे क्या होगी म्यू नॉट N1 I1, A1 पाई R1 स्क्वायर N2 N2L, अगर N2 जैसे आपने यहाँ पे N1 निकाला N1L, इसी तरह N2 कितना होगा N2L, सारी वैल्यू को सॉल्व किया, इसको इन दोनों को इक्वेट कराया, I1 से I1 कट जाएगा, यहाँ पे अपना फॉर्मूला चेक करेंगे क्या मिलेगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो एरिया A1 यहाँ पे लिया है आपने, आप बोलेंगे सर phi2 में A2 आना चाहिए, बट मैंने बोला एज अफेक्ट नेगलेक्ट होने की वजह से दोनों का एरिया हम सेम मान के चल रहे हैं, तो A2 की जगह A1 हमने लिखा हुआ है, A1 अगर लिखा हुआ तो यहाँ पे आप पाई R1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L1, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कराया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, I1 से I1 क्या मिला म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, इन दोनों फॉर्मूले को देखो कैसे आ रहा है, सही माने तो आप बोल सकते हैं M12 जो है वो M21 के इक्वल है और म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर के इक्वल है। अब N1 की वैल्यू क्या होगी कैपिटल N1 बाय L, N2 की वैल्यू क्या होगी कैपिटल N2 बाय L पाई R1 स्क्वायर इनटू L, ये कैसे कैलकुलेट किया बचा म्यू नॉट N1 N2 A बाय L, सिंपली रहता है N1 N2 ये क्या लगा है कैपिटल N1 ले ये वाला हमने यूज किया, तो अपने पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा। अगर कोई मीडियम प्लेस करता तो क्या होगा म्यू नॉट यू आर N1 N2 A बाय L, इस फॉर्मूले से मीडियम की भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो ये डेरिवेटिव कोई डाउट हो तो अपन लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं।